मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिजाब से शुरू हुआ मामला धर्मांतरण और टेरर फंडिंग के आरोपों तक पहुंच गया है। इसी बीच जिला प्रशासन अब स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। दमोह नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल के नाम के एक नोटिस जारी किया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दमोह मामले में एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं। माफियाओं पर तो बुलडोजर चलता ही है। बिल्कुल जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही हैं और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार हैं और इस तरह की जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया हैं, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। उधर दमोह पुलिस ने गंगा जमुना स्कूल से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, टीचर अनस अतहर और चौकीदार रुस्तम अली शामिल हैं। एक तो उसमें धर्मांतरण की धारा का इजाफा किया गया है और इसमें मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 का इजाफा हुआ है और इसमें 3 लोगों को अभी प्राथमिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक्टिवली जो पार्ट अदा करते थे वो 3 लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल अफशा शेख हैं और 2 आरोपी अन्य हैं, जो अनस अतहर और रुस्तम अली। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने उनके बताए अनुसार स्कूल में आज पुनः विवेचना से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल छात्राओं को जबरन हिजाब पहनने का दबाव बनाने, इस्लामिक शिक्षा देने के साथ अन्य आरोपों में सुर्खियों में आया था। मणिपुर में जातीय हिंसा ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। 1 महीने से चल रही जातीय हिंसा में कई लोग घायल हो गए हैं। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया है। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में कई बातों का खुलासा किया है। इस टीम ने मणिपुर में अमित शाह के एक्शन पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पीएम मोदी से मणिपुर की स्थिति पर अपनी चुप्पी तोड़ने और सद्भावना का संदेश भेजने के अलावा हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करने की अनुमति देने को कहा है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। दूसरी मांग यह है, गृहमंत्री तो गए हैं, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी की एक समिति गई है, पर यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मसला नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय पीड़ा है, राष्ट्रीय दर्द है और मणिपुर की जनता को इसे अवगत कराने के लिए एक ही रास्ता है, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। तो उधर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने एक बार फिर से मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। No, you see, just the India government and the state government has already started to implement ground root fully, and most of them are very successful. But some splinter groups, I should say, some splinter groups who claim themselves were not under the schools, that type of armed terrorist group also existing in the state. We cannot deny it. So, my assurance from the government of Manipur is that we will definitely protect our civilians from such militant activities, and I'm appealing to the people of the state to calm down. आपको बता दें कि 3 मई को भड़की इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए हैं, जहां कुकी और नागा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी यानी एसटी के तहत मेतेई को शामिल करने की मांग पर आपत्ति जताई है।
कुकी और नागा समुदाय के लोगों का कहना है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत मेतेई सभी सरकारी लाभों को हड़पने और पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ज्यादा सशक्त हो जाएंगे। तो दूसरी ओर मेतेई समुदाय 2012 से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि उन्हें 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी पहचान कहीं खो सी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 जून को सतपुड़ा भवन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 12,000 सरकारी फाइलों को अपने आगोश में समेट लिया। इसी के साथ सियासी लपटों का तेज होना शुरू हो गया है और सियासी बयानबाजी के तीर चलने लगे हैं। एमपी के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हज़ारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। वहीं सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। प्रदेशवासियों, सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, मतलब 50% कमीशन की सरकार ने अपने भ्रष्टाचार के एविडेंस को जला दिया। ये आग पहली बार नहीं लगी, ये आग इससे पहले 18 सितंबर 2018 को लगी थी, कई विभागों में लग चुकी है। ये बार बार आग सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश में ही क्यों लगती है? सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है, आम जनता में मैसेज है कांग्रेस की सरकार आ रही है। शिवराज जी के कुशासन से लोग थक गए हैं। आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि यार शिवराज रहेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। इस भावना को सरकार भी समझ चुकी है। अब देखो, सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी। ये आग है क्या? 50% कमीशन के एविडेंस को जला दिया गया है मध्य प्रदेश के। उधर आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना पर मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अतुल शर्मा ने कहा कि सतपुड़ा भवन में लगी आग कई सवाल खड़े कर रही है। सतपुड़ा भवन में लगी आग एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि ये आग लगी है कि लगवाई गई है। जैसा कि भाजपा के इशारे पर काम कर रहे अधिकारियों और भाजपा के मंत्री और विधायकों को ये ज्ञात है कि ये भाजपा सरकार की चला-चली की बेला है, तो सारे सबूतों को, सारे गवाहों को, साक्ष्यों को मिटाने के लिए पूरे विभागों की फाइलों में आग लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर एमपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। नष्ट हो जाना ऐसा नहीं, कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी। जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं, पूरी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। बता दें कि सतपुड़ा भवन में 12 जून की शाम 4 बजे आग लगी थी। आग में हजारों फाइलें जलकर खाक हो गईं। सेना, सीआईएसएफ और दमकल कर्मियों ने करीब 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इससे पहले भी 2018 में इस बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें सैकड़ों फाइलें जलकर खाक हो गई थी। ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक सनसनीखेज दावा किया है और एक इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने पर ट्विटर अकाउंट्स को बैन करने का दबाव डाला था। दरअसल एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए एक इंटरव्यू में जैक डॉर्सी से सवाल पूछा गया था कि क्या उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा। डॉर्सी, जिन्होंने पिछले साल ट्विटर के बोर्ड मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने जवाब दिया,
भारत उन देशों में से एक है जब उनके पास किसान आंदोलन के दौरान कई अनुरोध आए थे। ये धमकी भी दी गई कि अगर सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन नहीं किया गया तो वो भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे, अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. Had many requests. जैक डॉर्सी के इस इंटरव्यू के बाद देश में एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के दावे को गलत बताते हुए कहा कि डॉर्सी के कार्यकाल में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही थी। चंद्रशेखर के मुताबिक 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर ने कई बार नियम तोड़े थे। Our government has always maintained that any platform, whether that be Twitter or any other platform in India, has to protect every Indian citizen's fundamental rights, Article 14, 19 and 21, and has to be in compliance with Indian law. That is exactly where the government's views are then in 2020 and currently in 2023. So I am deeply disappointed by Jack Dorsey's attempt at lying about what happened, because certainly whatever he has said in yesterday's statement is untrue and is false. तो उधर विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया है। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, यह कानून का उल्लंघन था। सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है, लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी, जब नवंबर 2020 में बड़े पैमाने पर हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए थे, जिसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया था। तो वहीं एक बार फिर किसानों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है और इस बार किसान MSP और किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.